नमस्कार मित्रों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से हम भली भांति परिचित हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और आज वर्तमान में जो देश में जो आर्थिक प्रबंधन है वर्तमान यूपीए सरकार का, उस पर आप अपनी टिप्पणी करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। तो अंग्रेजी में बोलूं? बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बोथ हिंदी? और ठीक है, हिंदी में शुरू करता हूं। आज के जो भारतीय अर्थ प्रणाली है, ये इसी तरीके से चलेगा तो मुझे लगता है कि 2014 चुनाव तक तो ध्वस्त होने की परिस्थिति है। और इसको दूसरे रास्ते में, प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए एक नवीन रिफॉर्म पॉलिसी यानी सुधार की हमें अपनाना पड़ेगा। मैं क्यों कहता हूं कि नाश के रास्ते में है ये? उसका कारण है कि जो इंडिकेटर्स इकोनॉमिक्स में हैं, आपके पास तो रिटन स्टेटमेंट आई होगी। अच्छा, अभी सर ओके, रिटन स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो लगभग 277 बिलियन डॉलर्स हैं, वो जो शॉर्ट टर्म फॉरेन डेट के अनुपात में आज इतना कम हो गया है कि ये शॉर्ट टर्म डेट की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कभी भी निकल सकती है बाहर से। थोड़ा भी डर पैदा हो जाए तो इन्वेस्टर्स उसको पुल आउट करके ले जाते हैं। और इसीलिए उसको, जैसे ईस्ट एशिया में, जापान में, ताइवान में, थाईलैंड में, ये सब 1997 में हुआ, लैटिन अमेरिका में कई बार होता है। वैसे ये शॉर्ट टर्म डेट बड़ा खतरनाक चीज है। उसी से इसको हॉट मनी कहते हैं। ये पहले तो कुछ नहीं होता था, एनडीए पीरियड में शून्य के बराबर था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसको बड़े पैमाने में आने दिया। ज्यादातर जो आया वो हमारे देश से ही हवाला एजेंट्स के जरिए विदेश जाना, और विदेश से पार्टिसिपेटरी नोट्स इन्होंने एक विशेष एक डेरिवेटिव इसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक यंत्र बनाया या शस्त्र बनाया, जिससे वो हमारे देश में वापस आकर के यहाँ के पूंजी में लग सकती है, स्टॉक मार्केट में उसको लगा सकते हैं। तो ये अपने लोगों का ही भ्रष्टाचार में जो कमाया पैसा है वो विदेश जाती है और वापस आती है, वो अधिकांश वही है। तो ये कभी भी बाहर निकल सकती है, थोड़ा भी कुछ युद्ध का स्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, तब हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज में जो है वो पर्याप्त नहीं है और इसीलिए संकट तुरंत पैदा हो सकती है। दूसरा है कि हमारी जो व्यापार है आयात और निर्यात का, उसमें जो आयात है वो तो निर्यात से बहुत ज्यादा है, और इसीलिए जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उसमें घाटा है। और ये घाटा आज जीडीपी के रेशियो में 4% से भी ज्यादा है, जिसको रेड लाइन मानते हैं यूनाइटेड नेशंस में, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारी जो उन्होंने एक मापदंड बनाई है उसके अनुसार 4% बहुत ज्यादा है। 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एनडीए के काल में प्लस भी था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते -4% हो गई है। तीसरा है कि जो केंद्रीय बजट है उसमें जो घाटा है वो भी आज सिर्फ केंद्र का नहीं परंतु प्रांतों का भी जोड़कर, इस दोनों बजट्स की, स्टेट्स और सेंटर की बजट्स को जोड़कर 12% जीडीपी की रेशियो में घाटा है। और इस घाटा को पूरा करने के लिए भारत सरकार हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से जो फंड है उसको जबरदस्ती वसूल करती है, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर है तो उनको देना ही होता है। और उसको लेकर
वो घाटा को पूरा करते हैं। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई है कि जितना कर्जा लेते हैं उसमें 95% यानी 1 रुपए का कर्जा लेंगे तो 95 पैसा वापस करना होता है, जो पुराना कर्जा लिया या जो ब्याज है उसको देने में। और धीरे धीरे एक रुपए के कर्जा लोगे तो एक दिन आएगा 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर कि वो 1 रुपए से भी ज्यादा वापस देना होगा। इसको डेट ट्रैप कहते हैं। ये भी एक बड़ा खतरा है। और ये वैसे गैर कानूनी भी है, क्योंकि 2005 में इसी सरकार ने फिस्कल मैनेजमेंट एक्ट पास की थी, जिसमें चिदम्बरम ने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब जय जयकार हुआ, कितना होशियार आदमी है, कितना अच्छा आदमी है, कितना दूरदृष्टि है। परंतु उसमें लिखा है कि ये अवैध है यदि फिस्कल डेफिसिट 2.5% से ज्यादा हो तो। और 3 साल के अंदर इसको, उस समय 5% था, इसको 2.5% करेंगे। ये वायदा किया था चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में, परंतु उनके उल्टा वो 12% चले गई। अब एक और बात जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है वो है कि हमारे देश में 2 प्रकार के प्रहार हो रही है अपने रुपए पर। एक है कि जो भ्रष्टाचार में यहां रुपए मिलती है उसको दुबई में हवाला एजेंट्स उसको विदेशी करेंसी में, खासतौर पर डॉलर में उसको परिवर्तित करके टेलीफोन से, इंटरनेट से, दुबई से ही वो स्विट्जरलैंड बैंक में जमा करते हैं, या आइल ऑफ मैन या केमन आइलैंड, अनेक जगहें हैं, 70 देश हैं दुनिया में उस करते हैं। तो इस क्या होता है कि इतने रुपए को हवाला के जरिए आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो एक ओवर सप्लाई ऑफ रुपीज होती है और डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए दुनिया भर में डॉलर के दाम घट रहे हैं, परंतु हिंदुस्तान में डॉलर की दाम बढ़ते जा रही है। तो एक कारण यह है। परंतु इससे भी खतरनाक एक और कारण है, और मैं स्पष्ट कहने के लिए तैयार हूं। वो है कि 2 प्रमुख, एक दामाद और एक बेटा, ये दोनों, एक सिंगापुर में बैठकर और दामाद दुबई में बैठकर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहते हैं। माने वो, उनको पता है कि डॉलर का दाम क्या होने वाला है, तो किसी से डॉलर लेते हैं 60 रुपए में और कहते हैं कि हम 61 रुपए वापस कर देंगे, और डॉलर का दाम 65 हो जाए तो फिर इनको 4 रुपए का कमाई हो जाती है। उनका कोई भी कुछ पूंजी लगाए बिना दूसरों का पैसा लेकर ये एक प्रकार के जुआ खेलते हैं। तो ये जो शॉर्ट सेलिंग है ये इलीगल है, फिर भी सिंगापुर में चल रही है और दुबई में चल रही है। और जो गिरावट हुई वो इसीलिए हुई थी, और उनको आश्वासन था, उनको आश्वस्त किया गया या उनको गारंटी दी गई कि कोई ऐसा पॉलिसी नहीं लागू की जाएगी भारत में जिससे इनको 61 रुपए देने के वायदा पर डॉलर का दाम 60 से रुपए से कम हो जाए। यदि डॉलर का दाम गिर जाए और ये डॉलर का दाम बढ़कर वायदा किया है तो उसको देने में उनका बैंक्रप्सी, दिवालापन निकल जाएगी। इसीलिए रिजर्व बैंक को ऐसी पॉलिसी नहीं लागू करनी चाहिए जिससे रुपए का दाम बढ़ जाए और डॉलर का दाम घट जाए। तो वो कौन है, उनकी पावर कैसे ये एक्सरसाइज हुई कि रिजर्व बैंक को क्या करना चाहिए था इन दिनों में जब डॉलर की दाम बढ़ रही थी और रुपए की दाम घट रही थी। ये 277 बिलियन डॉलर्स जो हैं उसमें से 20 बिलियन डॉलर, सिर्फ 20 बिलियन डॉलर निकाल करके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डालना चाहिए था, तो तुरंत 50 रुपया हो जाती। और ये जो बाहर फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। परंतु किया नहीं, यद्यपि मांग थी कि करना चाहिए, नहीं किया। तो ये इसमें एक गठबंधन है, एक साजिश है।
और मैंने देखा कि थोड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने के लिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दो प्रधानमंत्री, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा डॉक्टर माँ बेटा या बेटा और दामाद वड्रा और चिदम्बरम का बेटा कार्तिक। और विवरण चाहिए? एक मोटा है, एक पतला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आपके सवाल है उनका जवाब देंगे। हाँ, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी थे 6 साल, तो जब उन्होंने शपथ ली तो डॉलर का रेट था 41 रुपीज 25 पैसा। जब उन्होंने गद्दी छोड़ी उस समय 45 रुपीज 31 पैसा, माने 6 साल में सिर्फ 4 रुपए का फर्क या 4 रुपए का गिरावट। मनमोहन सिंह जब पद में आए तो 45.31 और अब लेटेस्ट पोजीशन 68.73, माने 9 साल में 23 रुपया 42 पैसा। इसका क्या जवाब है? दोनों का सिस्टम एक ही था, खुले बाजार में आप खरीद सकते थे रुपए को। वाजपेयी के 6 साल में ये कैसा सिर्फ 4 रुपया ही गिरा, और वो 4 रुपया ना के बराबर है क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे जाते रहता है। और ये 23 रुपये 42 पैसे 9 साल में। ये सब मैं आपको फोटोस्टैट दे रहा हूं तो आपको उस समय देख सकते हैं। अब हमारे देश में एक विशेषता रही है कि जो पूंजी है वो बहुत कम परसेंट विदेश से आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो जो हॉट मनी आती है वो तो उसमें इन्वेस्टमेंट में गिनते नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को गिनते हैं। वो उसका शेयर सिर्फ 1% है। जो मेजर पोर्शन है उसमें और भी पोर्शंस होते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग, पब्लिक सेक्टर सेविंग, ये सब होती है, लेकिन मेजर जो शेयर है, जो हिस्सा है, वो है घरेलू बचत। जो हमारे देश में खास तौर पर जो महिला हैं वो घर में जो बचाते हैं, बैंक में रखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं, इस प्रकार के उसमें ज्यादातर पैसा रुपए में रखते हैं। परंतु आजकल एक नई ट्रेंड शुरू हो गई कि एक अनिश्चितता आने के कारण लोग उसको बदल के सोना में रखने लगे हैं, तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है कि आज की महंगाई के कारण जो बचत है वो गिरने लग गई है। 2004 में हाउस होल्ड सेविंग 29.1% था 2004 में, और आज वो गिर के यानी 25.4% हो गई है। तो माने जो हाउस होल्ड सेविंग जो दूसरे देशों में नहीं है, चाइना में भी इतना नहीं है, और अमेरिका में तो बिल्कुल है ही नहीं हाउस होल्ड सेविंग के कंट्रीब्यूशन, सब कॉर्पोरेट सेक्टर से आती है। तो ये हमारे एक स्तंभ था, एक आधार था हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए कि घर के लोग अपने पैसे को बचाते थे। हाँ, उसमें कभी भविष्य के खतरा के लिए या कोई अनिश्चितता के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, किसी का भी कारण हो, परंतु घर में एक प्रयास होती थी कि कितना बचा सकते हैं बचाएं। और ये हिंदुस्तान की विशेषता की थी कि हाउस होल्ड सेविंग्स के कारण हमारे देश में पूंजी इतनी ज्यादा थी। वो घट गई है क्योंकि आज ये हालत हुई है कि हमारे देश में महंगाई के कारण लोग त्रस्त आकर अपने बचत से पैसा निकालने लगे। मैंने ये भी देखा आंकड़ों में कि जो मैं आपको दूंगा फोटोस्टैट में कि जो एम्प्लॉयमेंट था, ये एम्प्लॉयमेंट एनडीए पीरियड में 6 साल में या 5 साल में 1999, 2000 to 2004 69 मिलियन माने लगभग 7 करोड़ नए नौकरी पैदा की गई थी। लेकिन कांग्रेस की राज में 2004 के बाद प्लानिंग कमीशन की
जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं 12th प्लान के, उसमें आप देख सकते हैं प्लानिंग उनके वेबसाइट में जा करके, ये 2004 से 2012 तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ 30 लाख, ओनली 3 मिलियन, इसमें ये आंकड़े अभी तक बाहर नहीं आई है। तो मैं कांग्रेस को चैलेंज करना चाहता हूं कि आप बताइए कि आपके जो 2004 से आज 9 साल हुई है, उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट किया है और इसका डेटा का सोर्स क्या है। मैं तो प्लानिंग कमीशन का ही सोर्स कोट करके कह रहा हूं। तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट कम होना, सेविंग्स कम होना, ये सारी चीजों को देखकर ये भयंकर स्थिति पैदा हुई है और इसमें आज भ्रष्टाचार भी एक सीमा पार कर गई है। विदेशों में आज 70 लाख करोड़ रुपए अवैध भारतीयों के अकाउंट्स में धन प्राप्त है। इन्हीं बैंक डिपॉजिट 70 लाख करोड़ रुपए, विच इज रफली अबाउट $1.5 ट्रिलियन। ये दुनिया के सबसे ज्यादा है। नंबर 2 रशिया है, नंबर 1 इंडिया आज है, जो हम अपने को गरीब देश कहते हैं, लेकिन और गरीबी के बाद आंसू बहुत बड़ा बहलाते हैं। और ये इस देश की इतनी बड़ी रकम 70 लाख करोड़ बार। अब 70 लाख करोड़ के अनुपात में देखिए, बजट में टोटल टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, सब टैक्स को जोड़ करके कितनी बनती है बजट में? 4.5 लाख करोड़। और यहां 70 लाख करोड़ बाहर है। यदि जैसे बाबा रामदेव कहते हैं इसको बाहर से वापस लाया जा सकता है, तो फिर बहुत सालों के लिए आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये हमारी देश की परिस्थिति है, इसीलिए मैं समझता हूं कि आज इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल आईसीयू में है, वेंटिलेटर में। और श्री मनमोहन सिंह की ये देन है कि उन्होंने ये किया है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई थी 1990s में, वो तो नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाना चाहिए, और यदि दस्तावेज के लिए क्रेडिट मिलना चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए। बट आप लोग पत्रकारों ने मनमोहन सिंह को दे दिया। अब आपको पता लगा असलियत क्या है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होकर इतना कर सकते थे, आज प्राइम मिनिस्टर होकर क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल सोचनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि नए पॉलिसीज बनाए जाएं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बीजेपी के हैं, बट मैं जरूर जो विजन डॉक्यूमेंट बन रही है नितिन गडकरी की अध्यक्षता में, उसमें हम सुझाव हमें भेजने के लिए कहा है, मैं भेज रहा हूं। तो 2-3 बातें, मोटी बात मैं बतानी चाहता हूं। ये हमारे देश को दोबारा प्रगति के रास्ते में लाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सरल कदम है, परंतु इसके लिए खुद निष्कपट होना आवश्यक है। आपका सारा जीवन का लक्ष्य भ्रष्टाचार है, तो ये आप नहीं कर सकते। मुझे बड़ा खेद है कि कल रिजर्व बैंक गवर्नर ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है। जो रेट पर बैंकों को कर्जा देते हैं, उसको बढ़ा दिया है। तो इसका माने कि जो लोगों में एक निराशा थी, उसको दूर करने के लिए उनको और निराशा पैदा की है। मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नर हमारे देश की आरबीआई गवर्नर बनने लायक है। वो ज्यादातर विदेशों में उसकी रहा है, फिर उसके बाद आईएमएफ में रहा है। आईएमएफ तो कई देशों को बर्बाद कर चुका है। तो मैं समझता हूं कि इसको जितना जल्दी छुट्टी करके वापस शिकागो भेजे जाए, उतना अच्छा होगा देश के लिए। अब जो मैं समझता हूं कि लक्ष्य होना चाहिए, 2014 को जब इंडिया की सरकार बने, उसका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि नेशनल इनकम या जीडीपी का ग्रोथ रेट 10% प्रति वर्ष होना चाहिए। दूसरा है कि ये जो निराशा है, घुटना में लोग महसूस कर रहे हैं, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं जिससे लोगों को तुरंत लगे। ये नहीं कि हम पॉलिसी बनाए है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे आएगी, फिल्टर डाउन होगी। जो गलती नरसिम्हा राव ने की, वो नहीं होना चाहिए। लोगों को कुछ तुरंत दिखना चाहिए। उसके लिए मैंने ये कहा है कि जो भी आप बचत करेंगे,
बैंक में रखेंगे, शेयर सर्टिफिकेट्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे, वो सारा जो है उसको इनकम से सब्ट्रैक्ट करके जो शेष है उसी पर इनकम टैक्स लगनी चाहिए। अब मैं तो एक कदम आगे बढ़ने चाहता हूं इसमें, क्योंकि ये जो बुकिंग अकाउंट्स और ये कागज का काम, उसमें ये इनकम टैक्स वाले बहुत तंग करते हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम इनकम टैक्स को ही अबॉलिश कर दें, क्योंकि ये कागज का काम से मुक्त कराना चाहिए हमारे लोगों को, नहीं तो कागज के काम में लोग फंस जाएं। तो इनकम टैक्स को अबॉलिश करने से आपको जो घाटा पड़ेगी वो 2 लाख करोड़ रुपए मिलेगी। जो बजट में कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू है टैक्स से, उसमें 2 लाख इनकम टैक्स का हिस्सा है, 2 लाख करोड़। तो ये 2 लाख करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कहां से आएगा? वैसे मैं आर्ग्यू कर सकता हूं कि ये जो पैसा बचेगी और आपने बैंक में रखा है, तो वो पूंजी में परिवर्तित होगी, और पूंजी से परिवर्तित होगी तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो अप्रत्यक्ष कर से आपको रेवेन्यू मिलेगी, और 2 लाख से भी ज्यादा मिलेगी। इसको अमेरिका में कई बार देखा है, बुश ने जब भी टैक्स को काटा तो रेवेन्यू बढ़ गई थी सरकार की, और हमारे देश में भी यही अनुभव है। तो इसको एक बड़े पैमाने पर, क्योंकि हमारे देश में अमीर लोग तो टैक्स देते नहीं है, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो अकाउंट्स का एक्सपेंस अकाउंट ये वो बना करके उनसे उनको टैक्स से बच जाते हैं। गरीब के पास तो उतना आमदनी भी नहीं है, वो की टैक्स ब्रैकेट पे नहीं आते। तो ज्यादातर हमारे मिडिल क्लास, प्रोफेशनल क्लास, इन्हीं को टैक्स देना होता है। तो मैं तो समझता हूं कि यदि कोई रचनात्मक कार्य के लिए वो पैसा खर्च करें, जैसे या पैसा जमा करें, तो वो उनसे मुक्त कराना चाहिए। और ज्यादा मेरा प्रेफरेंस है कि ये कागज के काम से मुक्त कराने के लिए इनकम टैक्स को अबॉलिश करना चाहिए। और ये 2 लाख उस तरीके से आ सकते हैं, नहीं तो अब मान लीजिए हम स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम की नीलाम करते, तो हमको CAG के एनालिसिस के अनुसार 1,76,000 करोड़ अतिरिक्त मिलती। यदि कोल ब्लॉक्स को हम ऑक्शन करते तो 11 लाख करोड़ रुपए मिलती। यदि जो खनिज तेल की जो साइट्स दी जा रही है उसकी ऑक्शन करेंगे तो 24 लाख करोड़ रुपए मिलेगी। जो हमारे तमिलनाडु और केरल की जो रेट है, जो कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे में, उसमें थोरियम बहुत है। आज वो इलीगली माइनिंग होकर विदेशों में जा रही है। एक हिस्सा, क्योंकि हमारे पास थोरियम बहुत है, दुनिया के 60% थोरियम हमारे देश में है, इसीलिए उसका हम एक हिस्सा को नीलाम करेंगे तो 48 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू मिलेगी। हमारे देश में रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, ये सब झूठा बनावटी है। और ये खनिज तेल का भी जो खर्च हो रहा है, उसके लिए हमारे देश में कि समुद्र के किनारे शेल ऑयल है, उसका हम उत्पादन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई शोध नहीं है। जो थोरियम साइकिल है वो अमेरिका के इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के कारण सारा बंद पड़ा हुआ है, उसका शोध कार्य रोका गया है। उस पर जाएंगे तो हमें न्यूक्लियर पावर की कोई कमी नहीं होगी। और यदि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की रिसर्च हम पूरा कर देते हैं, अमेरिका नहीं करेगी क्योंकि अमेरिका पास तेल की बड़ी भंडार पड़े हुए हैं, तो उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं है। परंतु हमारे देश जो अरब देशों पर निर्भर है, वो इस पर शोध करेगी, अनुसंधान करेगी, तो मोटर गाड़ियां हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की बैटरी पर चल सकती हैं, 200-300 किलोमीटर विदाउट चार्जिंग चल सकती है। और अभी जापान में टोयोटा ने 1-2 गाड़ियां ऐसे उत्पन्न की है। IIT मद्रास में भी ये रिसर्च अब चल रही है। इसको प्रोत्साहन देकर हमें अरब देशों के तेल से मुक्त कराना चाहिए। अब दूसरा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, उसमें भी हमने देखा कि आप जिन कमोडिटीज से टैक्स मिल रही है उसकी रैंकिंग करोगे तो जो पहला 21
21 कमोडिटीज हैं या वस्तु हैं जिस पर टैक्स लगती है, इनडायरेक्ट टैक्स, उनका कंट्रीब्यूशन टोटल टैक्स रेवेन्यू में 94% है। और जो बाकी हैं हजारों कमोडिटीज जिसमें एक्साइज टैक्स लगती है, उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 6% है। तो इसके माने उस 21 में ही लगाओ, बाकी सब से हटा दो और कहो कि ये सारे कंज्यूमर के लिए पैसा को, यानी दाम को कम करना चाहिए, मूल्यों को कम करना चाहिए। ऐसा रिफॉर्म करने से ये तुरंत असर पड़ेगा, एक उत्साह आएगी हमारे देश में। मैं ये भी चाहता हूं कि एक ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए। इन्होंने तो फूड सिक्योरिटी बिल के लिए, खोखला बिल के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है, लेकिन मैं कहता हूं ऑर्डिनेंस एक निकालना चाहिए। मैंने सारे टॉप वकीलों से बात करके और मेरा खुद शोध कार्य के बाद मैं बता रहा हूं, ये 2005 में यूनाइटेड नेशंस ने एक एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया था जो सब देशों पर लागू होती है। हमारी दुनिया में 70 देश हैं जहां गुप्त बैंकिंग चलती है, जहां के नाम नहीं बताएंगे और पूछेंगे नहीं कहां से पैसा आया। ये 70 देश हैं जिसमें केमन आइलैंड है, मकाओ है, स्विट्जरलैंड है, आइल ऑफ मैन इंग्लैंड के पास है। तो ऐसे देशों में लिechtenstein है। तो ये सारे देशों 70 देश हैं और हमारे भारत सरकार को, नवीन भारत सरकार, इंडिया की सरकार को एक अध्यादेश जारी करनी चाहिए कि जो भी भारतीय हैं इन देशों में जिन्होंने बैंक अकाउंट खोली है, इन 70 देशों में, वो सारे अकाउंट्स उनकी राष्ट्रीयकृत हो गए हैं, माने इट्स बीन नेशनलाइज्ड, और उसके जो सारा पैसा है ये भारत सरकार की पैसा है। तो 70 लाख करोड़ रुपए आपके हाथ में आ सकती है। और यदि कोई कहे कि नहीं मैंने जायज खोला है, पैसा उसमें मैंने लगाया मेरी कमाई से, तो सिद्ध कर दें तो उस अकाउंट को डिफ्रीज करके उसको दिया जा सकता है। ये हमें करनी चाहिए जिससे आमदनी और भी मिलेगी। जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं उसको अबॉलिश करनी चाहिए। जो लोगों ने, ये जो हवाला ऑपरेटर्स हैं उनका नाम सब जानते हैं कहां है, उनको पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार करना चाहिए। और जो यानी यूएई, दुबई, अबू धाबी जाते हैं या सिंगापुर या मकाओ जाते हैं, इन जगहों में जो भारतीय नागरिक जाते हैं उनको एक स्पेशल रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए पासपोर्ट ऑफिस से कि हम जा रहे हैं, क्योंकि आजकल वो वीजा के बिना जा सकते हैं। ये अब वीजा बने ये तो हम कह नहीं सकते, ये तो दूसरा देश का हक है, परंतु ये ऐसे लोग जो भी जाएंगे उनको एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी सरकार को कि हम जा रहे हैं और इस बिजनेस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सारा वहीं होता है। तो यदि ये करते हैं तो फिर रुपए डॉलर रेट 40 रुपया हो जाएगा 2 हफ्ते के अंदर, और हम 5 साल के लक्ष्य होना चाहिए कि रुपए 10 एक डॉलर होना चाहिए। ये इसके लिए हम कर सकते हैं। फाइनली कई चीजें ऐसे करनी चाहिए जिससे हमारी देश की मार्केट में हमें फायदा हो सके, यानी आकर्षित कर सकें दूसरे देशों को। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का सवाल नहीं है, उसको 100% एफडीआई के लिए परमिशन देना चाहिए। और हमारी जो कृषि की उत्पादन है वो आज भी दुनिया के न्यूनतम दाम में मिलती है, लोएस्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। इसीलिए वो दोहा टॉक्स में एग्रीकल्चर जो WTO के टॉक्स होती है उसमें ये वो जो उन्होंने वहां बैरियर्स बनाई है, टैरिफ बैरियर्स, उसको हटाते नहीं है, क्योंकि हमारी देश से फ्लड कर सकती है। सिर्फ अनाज नहीं, सिर्फ सब्जी नहीं, सिर्फ दूध भी सबसे सस्ता है। वैसे दूध में हमारे देश में 15 करोड़ गाय हैं, लेकिन उस औसत में दूध सिर्फ 200 लीटर प्रति वर्ष देती है, जब इजरायली गाय आपको 11,000 लीटर देती है एक साल में। और आप सोच लीजिए कि हमारे 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर देने लगेंगे तो कितना दूध होगा, दूध में स्नान भी कर सकेंगे, ऐसी हालत आ जाएगी।
तो इससे दूध को, फ्लावर्स को, फूल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्रूट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर को ग्लोबलाइज करना एक प्रोग्राम होना चाहिए। और आखिर में सारे जो नदियां हैं उनकी एक ग्रिड बनानी चाहिए, जिसमें सरप्लस पानी है वो डेफिसिट में आ जाए। जैसे गोदावरी में सरप्लस पानी है, कृष्णा में सरप्लस पानी है, परंतु कावेरी में और वैगई में कोई पानी ही नहीं है। तो एक कैनाल बन के इसको कनेक्ट करेंगे तो एक तो नौकरी पैदा होगी रूरल एरियाज में, दूसरा है कि ऐसे एरिया से पास करेंगे जहां उन्होंने बारिश ही नहीं कभी देखा, जैसे रायलसीमा है वो तीसरा है कि ये सारा झंझट झगड़ा हो रही है जो कावेरी पर और वैगई पर और मुल्ला पेरियार ऐसे, ये सब बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए उसमें नौकरी भी पैदा होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और विवादों भी समाप्त होगी। तो सबसे बढ़िया काम होगा यदि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो जाए और लोगों को अनावश्यक झंझट और कागज का काम करना ना हो, खास तौर पर जो विदेश से आते हैं। तो आज जो चाइना का जो मैं कहूंगा कि रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो है कि ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, इन देशों में सेमी प्रोसेस्ड गुड्स, माने जैसे लेनोवो है, लेनोवो तो सब देखोगे तो लिखा मेड इन चाइना, बट वो चाइना में नहीं बनती है, वो सिर्फ वो केसिंग जो है वो चाइना में बनती है। तो उसकी जो सर्किट है ये है, सब चीजें ताइवान से आती है, फिर वो उसको वैल्यू ऐड करते हैं, जिसको कहते हैं वैल्यू ऐड करके चाइना का छाप लगा के अमेरिका बेचते हैं। ताइवान सीधा अमेरिका नहीं बेच सकती क्योंकि उनका लेबर बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो लागत को कम करने के लिए वो शेंजन जैसे जगह चाइना में भेजते हैं और चाइना उसमें उसको वैल्यू ऐड करके विदेश अमेरिका और यूरोप भेजती है, और जितना यहां घाटा होती है उसको इंपोर्ट करने में, उससे 10 गुना ज्यादा उसको लाभ मिलती है अमेरिका और यूरोप को बेचकर। ये हमारे देश के इससे भी जा सकती है और ज्यादा वो पसंद भी करेंगे क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन वो कहते हैं कि आपके देश में आते तो सिरदर्दी होता है, ये पर्चा भरो, वो पर्चा भरो, इसको पैसा दो, उसको पैसा दो, ये सब बदल जाए। तो एक प्रकार से आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में किया है, लोग वहां क्यों भाग के जा रहे हैं। आज ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम एक नए रूप में नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और इसलिए हमारी उनकी संपर्क ज्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम पावर खरीदने चाहते हैं गुजरात से, क्योंकि जिस इफिशिएंट पावर सिस्टम उन्होंने रखी है उसके फायदा उठाने चाहिए। तो ऐसे एक इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे तो चाइना का हम रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं। और ये सारा इधर देखो बादल भी गरज रहा है हमारी बात को स्वीकार करके। तो वो चाइना के जो जारी है वहां से, वो यहां से जाएगी और हमारी लेबर चाइना से सस्ता है आज। तो इसीलिए ऐसे पॉलिसीज लागू करके बदल सकते हैं, परंतु इसके लिए मिनिमम कंडीशन है कि जो यूपीए है उसको जल्दी से छुट्टी करना है। यही मूल बात मुझे कहना है। धन्यवाद। इसी विषय से संबंधित अगर कोई आपके सवाल हैं तो आपका स्वागत है। जी, $1 जी बिल्कुल, परंतु उसके लिए 10 साल चाहिए। तो हमने 5 साल में तो ₹10 $1 कर दिया, तो और 5 साल दीजिए तो ₹1 कर देंगे, और 5 साल दीजिए 50 कर देंगे सेंट्स चाइना। ये हो सकता है। इसमें देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट होती है वो देश के अंदर किस लागत में चीजें बनाई जाती है। हमारे देश की लागत सस्ता है, परंतु वो जो मार्कअप होती है भ्रष्टाचार के कारण, डिले के कारण, ये सब इससे हमारी लागत को बढ़ जाती है। तो यदि हम इफिशिएंटली करेंगे तो धीरे धीरे ये ₹1 हो सकती है। एक जमाने में था 1947 में $1 1 रुपी था, और 1914 में
एक 14 पैसा वॉज इक्वल टू $1। तो ये एक जमाने में था और ये दोबारा हो सकता है, लेकिन उसके लिए 10 साल का बजट बनाइए हमारे लिए वोट देने में। हरीश लखेड़ा जी। जी, सबूत, आप लोग हर बात सबूत पूछते हैं। मैंने अभी तक कभी कोर्ट में फेल नहीं किया सबूत के कारण। कोई ऐसा गलत सबूत दिया है या झूठ बोल दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक आदमी हमारे हाथ से फिसल गया है, वो है चिदम्बरम। उसको कभी ना कभी पकड़ूंगा, इस रास्ते से नहीं तो दूसरे हाथ से। जो चोर होते हैं और जो वकील भी होते हैं तो वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो फिसलने के लिए और भागने के लिए रास्ता बना लेते हैं। तो लेकिन बाकी सब चीजों में, आज कल भी हम एयर एशिया मामले में गए, नोटिस हो गई, वो चिल्ला रहे हैं रोज। तो मैं तो कहता हूं कि सबूत तो मेरे पास है और जब प्रस्तुत करनी है मैं करूंगा। और मैं तो अभी मैं तो सरकार में नहीं हूं। सरकार में बिठा दोगे तो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दो मुझे और मैं इन सबको ठीक कर दूंगा 6 महीने के अंदर। वो जाकर बैठते हैं वहां और ये शेख लोगों से डॉलर लेते हैं और उसका अनुपात तय करते हैं। 60 रुपया मान लीजिए, और कहते हैं मैं 61 रुपया वापस कर दूंगा 1 हफ्ते के बाद। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर वो डॉलर 60 रुपए से 65 हो गया, तो इसको वो 61 रुपया दे देगा और 4 रुपया उसका मुनाफा हो गया। तो इन्हें कुछ करे बिना, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। डेंजर यही है कि वो 60 रुपए से 55 हो जाएगा तो फिर वो मर गया। तो उसके लिए वो यहां पॉलिसी बदले ना जाए, उसके लिए गारंटी चाहिए। जो गिरावट हुई है पिछले 2 महीने में, वो सिर्फ ज्यादातर एक हिस्सा तो जिनसे ये सब घबरा कर अपने रुपए को हवाला के जरिए विदेशों में भेज रहे हैं, तो इसलिए ओवर सप्लाई ऑफ रुपीज हो गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो इसलिए थोड़े कम उसका हिस्सा है। पर इतना जो गिरा है उसका सिर्फ एक कारण है शॉर्ट सेलिंग, और ये सिंगापुर में होता है और ये यहां होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का अहम जो स्रोत होता है वो इनकम टैक्स होता है। आपने कहा है कि इसको एबोलिश कर दिया जाए, तो क्या ये जो व्यवहारिक रहेगा आपका एक्सपेरिमेंट? पहले तो आपकी बात गलत है। चाइना में इनकम टैक्स नहीं है और अनेक देश हैं जहां इनकम टैक्स नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इनकम टैक्स तो सिर्फ कलेक्शन के लिए है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, और इसमें ज्यादा जो बोझा पड़ रही है वो तो मध्यम वर्ग पर पड़ रही है, क्योंकि उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है और उनके पास एक्सपेंस अकाउंट्स नहीं है। वो मैक्सिमम दफ्तर जाते हैं, वापस आते हैं, और उनका इनकम टैक्स को सोर्स में ही काटा जाता है। तो ये बड़ा अन्याय हुआ है हमारे मिडिल क्लास के साथ, और ये महंगाई तो उनका कमर तोड़ दी है। तो इसीलिए उनके लिए देने के लिए करना चाहिए। इतना ही है सवाल कि ये जो 2 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा, तो मैंने आपको बता दिया है। अभी 4G आ रही है, उसको तो नीलाम करना चाहिए, और ये कोयला का सब दोबारा इसकी नीलाम करनी चाहिए। आपको जितना चाहिए मिल जाएगा। हमारे देश में साधन की कमी नहीं है, सिर्फ अच्छे तरीकों को ढूंढने की बात है। विभा जी पीछे। No, I am not promising anything on behalf of BJP, but I will certainly use my influence in the BJP to see that it is adopted. I am, so therefore it means that it is not without consultation. I think BJP itself has said some place that we will abolish income tax. अखिलेश जी, हाँ, Tax code. Okay. Well, this is my suggestion. And मैं भी पहले जब जनसंघ में आया तो मैंने स्वदेशी प्लान रखी थी. It was not a जनसंघ plan. Later on it became. So it's a question of time. I'm sharing this with you, and this is a platform, so they know my views. The leadership of the party knows my views, and therefore they will consider it. हाँ, मैं जानता हूँ, यानी आप मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं ये एक बता रहा हूँ कि I am not addressing here
as a official spokesman of the BJP. I am here as a member of the party who has some ideas which the leadership thinks should be part of the discussion in the country. There is no such post. पीछे हाँ. No, I am not. I am saying there can be indirect taxes, but I am not in favor of income tax because it is a tax for harassment. And it's very difficult for people to keep accounts. And whenever a taxman wants to get difficult with somebody, there are people, this taxi man, for example, he takes his fare in cash. One day income tax fellow will go to his house and say, you know, where's your income? Say, how do you run this thing? How do you pay for your petrol? And it's a harassment. So I am trying to enthuse the middle class, and I am saying it for that purpose. Mr. Thakur. सर मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीतियां रही है उसके बारे में अभी तक यशवंत सिन्हा जी पूछते रहे हैं. हाँ आपने अभी क्यों रखा है पार्टी मेंबर होने के नाते जी. जो बहुत फॉरवर्ड है, उनके जो सोच है उनसे बहुत आगे है. क्या ये लगता है कि ये दोनों जो फाइनेंस के जानकार हैं उनके आपस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वो सवाल तो आपको पार्टी प्रेसिडेंट से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं पूछना चाहिए. मिस्टर मजूमदार. सड़क बनाना, रिटेल में मेरा एक आपत्ति है. वो है कि वॉलमार्ट को कर्जा मिलेगी अमेरिका में 2% ब्याज पर, दैट इज 2% इंटरेस्ट रेट में, और यहां आकर वो लेबर पूल का में हिस्सेदार बनेगा. हमारे जो व्यापारी हैं जो करोड़ों में हैं, वो उनको कर्जा मिलती है not less than 12%, 14%, 15% नॉर्मली. अब ये कैसा स्पर्धा हो सकती है? इसको नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं. मैंने ये सुझाया था जब कई अमेरिकन जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने आश्चर्य एक्सपेक्ट किया कि तुम बाजारी प्रणाली की इतने पक्षधर हो, और कैसे आपने इसका विरोध किया. मैंने कहा कि आई एम बिलीव इन फेयर कॉम्पिटिशन. Fair competition means everybody must be having a level playing field. मैं ये कहता हूं कि आप लाइए अपना वॉलमार्ट, बट हमारे कंपनीज जो हैं वो अमेरिका में जाकर सड़क बनाए, घरें बनाई, और यहां से मजदूर को ले जाने के लिए उनको अनुमति होनी चाहिए. क्योंकि आप सस्ते पूंजी को यहां ला करके हमारी सस्ते श्रम शक्ति का उपयोग करते हो. हम अपने सस्ते श्रम शक्ति को लेकर आपके वहां जाकर वहां आपकी सस्ते पूंजी का यानी कैपिटल फंड का फायदा उठाएंगे. तो उन्होंने कहता है नहीं, वो तो इमिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया. मैंने कहा फिर तुम्हारी सिरदर्द है, तुम्हारे वो ठीक करो पहले. तो बराबर की रिश्ते होनी चाहिए. ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सामने घुटना टेक नहीं करना चाहिए. क्या ये हमारे मेहमान हैं, ये है वो, नथिंग, दे आर कमिंग फॉर प्रॉफिट. और उसमें जो रूल्स ऑफ द गेम है उसमें बराबरी होनी चाहिए. और टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो नेचुरली आई विल गिव प्रेफरेंस. बट ये जो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, वो उनको हमारे देश के व्यापारियों के साथ स्पर्धा करने की स्थिति में होनी चाहिए. उनको कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं होना चाहिए. इसीलिए मैं रिटेल में बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं जब तक ये अमेरिका ये कंडीशन नहीं मानेगी कि हमारी लेबर भी वहां जाकर निर्माण कार्य में भाग ले सकेगी. What do you mean by multi-level marketing? Multi-brand? You mean that is the whole thing integrated? Chain. You mean in Indian multi-level or foreign? We are a labor surplus economy. The more decentralized production system we have, this better. Because then the overheads are much less. In multi-level marketing, there is huge expenditure on overheads. So that's why I would say that I would not encourage it. Mr. Prashar. तो किसने कहा? हाँ, बट वो तो एनडीए में नहीं है. हाँ,
देखिए, नरेंद्र मोदी की तारीफ मैं नहीं कर रहा हूं, बीजेपी नहीं कर रही है, दुनिया में सब जगह में ये मानते हैं। फ्रंट पेज में किसी इंडियन का भी फिलहाल फोटो आई है टाइम मैगजीन में, उन्हीं का आया था, और उसमें हेडलाइन था मोदी मीन्स बिजनेस। तो चाइना में मैं जब गया तो वही कह रहे थे वहां कि मोदी से हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं। पाकिस्तान भी यही कह रही है, यानी ये सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद पाकिस्तान कहती है हम पावर गुजरात से खरीदेंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैमरॉन की मैंने अभी बयान 2-3 दिन पहले आई कि हम मोदी के साथ नए रिश्ते बनाएंगे। और मैं बता रहा हूं कि चाहे अमेरिका में भी अब जो उनके प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन थी यानी क्लिंटन की, उसमें एक सीनियर ऑफिसर थे इंडर फर्थ, जो हमारे यहां न्यूक्लियर में डिस्कशन में आते थे। उन्होंने अभी बयान दिया है कि अमेरिका पागल है इस तरीके से मोदी को ट्रीट करना, वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, इसलिए पुनर्विचार करनी चाहिए। तो मोदी का तो तारीफ दुनिया भर में हो रहा है, मैं तारीफ कर रहा हूं और नीतीश नहीं करें। नीतीश को थोड़ा जलन होगा जरूर, तो मैं क्या करूं। हाँ, your allegation against me is all bogus, and it is targeting him. He was the most honest officer, and but for him, Manmohan Singh would have given Siachen to Pakistan by now, and whatever he did correctly. And this, the present commander-in-chief seems to have a knife into him. With the whole of India, will support V.K. Singh. Let the government not do anything foolish and make him an even bigger hero than he is. हिंदी में मैं ये कहूंगा कि जो भी वीके सिंह के बारे अभी आई है, और इंडियन एक्सप्रेस को तो अब स्पेशलिटी हो गई है इस तरीके के झूठे खबर छापने के लिए। वो पहले भी कहा था कि उसने कू के लिए मिलिट्री को मोबिलाइज किया, फिर एंटनी ने कहा इसमें कुछ नहीं है, और पार्लियामेंट में उनको कहना पड़ा, तो उसके लिए माफी मांगना चाहिए उस एडिटर को, या उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में सजा दे दी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि आज ये जो कहा है, हाँ, तो मैंने ये कहा है कि ये जो मैंने पता किया मेरे सूत्रों के जरिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है, और ऐसे ही छापा है इसको उनको बदनाम करने के लिए, वो क्योंकि वो लोकप्रिय हैं और मोदी से जुड़ गए हैं, तो इन सब लोगों को पेट में दर्द है, बस दैट्स ऑल। हाँ, ये भी मैं कहूंगा कि यदि वो कमांडर इन चीफ उस समय नहीं होते तो मनमोहन सिंह सियाचिन पाकिस्तान को दे देता, और ये हमारे लिए बड़ा भयंकर चीज है। जो राजीव गांधी ने बड़ी मुश्किल से सियाचिन को प्राप्त किया है, उस सियाचिन जिसमें ऊपर बैठे हैं और पाकिस्तान नीचे बैठी है, उसको देने के लिए मनमोहन सिंह तैयार हो गया था। तो इसको इनकी विरोध के कारण ये हुआ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।